हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, घटना चक्र को अगर आप पढ़ना चाहते हो, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना चाहते हो, सो उसके लिए सबसे इजी तरीका है ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर। ऐसी ही हर एक चैप्टर की पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी और इसके माध्यम से आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हो। ये आपको अच्छे से पता होगा कि घटना चक्र को पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है। यहां पर हम इंडियन हिस्ट्री का जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सेक्शन है उसको कवर अप कर रहे हैं। अभी तक छह चैप्टर जो है वो खत्म हो चुके हैं। उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। चैप्टर नंबर 7 को, जिसमें हम अन्य जन आंदोलन के बारे में बात करने वाले हैं, उसको आज कवर अप करेंगे। सो इस वीडियो में बने रहिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे वीडियो आप समरी होगी। जो चैप्टर के स्टार्टिंग में आप समरी देखते हो, सिर्फ उतना भर नहीं, जितने एमसीक्यू हैं उन सबको सिस्टमेटिक तरीके से समराइज करके आपको प्रोवाइड किया गया है। अगर आप देखोगे जो चैप्टर नंबर 7 तकरीबन 18-22 पन्नों के बीच में है, तो इतना ज्यादा पेजेस को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। पूरी बुक की अगर आप बात कर लो 780 के आसपास पेजेस हैं और एक बार पढ़ लो इतना ही सफिशियंट है, ठीक है। लेकिन अब बुक के लिए क्या जरूरी क्या है कि एक बार पढ़ने के बाद याद तो होगी नहीं आपको, तो मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना बेहद जरूरी है। अब उसको रिवाइज करने के लिए आपको बिल्कुल एक समराइज और सिस्टमेटिक नोट्स चाहिए। सो वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इस चैप्टर को हमने मात्र 5 पन्नों के अंदर कवर अप करा है और हर एक चीज कवर अप हुई है। ना सिर्फ इंडियन हिस्ट्री का जो चैप्टर का समरी दिया हुआ है इस पर्टिकुलर चैप्टर का वो, बल्कि उसके जो एमसीक्यू हैं उसकी भी पूरी समरी यहां पर इंक्लूडेड है। मतलब अगर आपने ये पीडीएफ पढ़ लिया चैप्टर नंबर 7 का, तो चैप्टर नंबर 7 को आपको घटना चक्र से पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग जो वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन मिल पाए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और इस वीडियो के मैसेज सेंटर में भी। और अगर आप इस पीडीएफ कोर्स को लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 9027281376 इस नंबर पर मुझसे संपर्क करना होगा, व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज के थ्रू। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं जो आंदोलन हुए या फिर जो विद्रोह हुए उनका घटनाक्रम क्या रहा था, कौन से तिथि पे वो इवेंट हुए थे। ठीक है, बहुत जरूरी है, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने को एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जाता है। सबसे पहले सन्यासी विद्रोह की बात करें तो ये आपका 1763 में स्टार्ट हुआ और 1800 ईस्वी में ये फिनिश हुआ। इसके बाद बंगाल का सिपाही विद्रोह, इसमें हेक्टर मुनरो की एक बटालियन थी जिसने बक्सर की रणभूमि में मीर कासिम का सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। और ये इवेंट कब का है आपका 1764 का। ये आपको अच्छे से पता भी होगा कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था ये 1764 में हुआ था। इसके बाद चुआरों का विद्रोह ये कब हुआ था, ये आपका 1768 में हुआ था, 1768 में। कोली विद्रोह ये महाराष्ट्र में हुआ था, ये हुआ था आपका 1784-85 के बीच में। चेरो विद्रोह की बात करें 1800। अच्छा, यहां पर एक चीज जरूर बोलूंगा मैं आपको कि जैसे अब जो जो लोग ये पीडीएफ लेंगे उनके लिए बेहद जरूरी है कि उनको ट्रिक पता होनी चाहिए कैसे हम इन सारे इवेंट्स को याद रखेंगे। कुछ एक यहां पर आप माइलस्टोन बना के रखो। ठीक है, माइलस्टोन का मतलब क्या हो गया कि आपने पर्टिकुलर एक जो विद्रोह है उसको याद कर लिया कि हाँ भाई ये इस इवेंट मतलब ये जो विद्रोह था इस डेट को हुआ था। अब उससे आगे और उससे पीछे हम चीजों को अरेंज करना स्टार्ट करेंगे। जैसे चुआरों का विद्रोह है तो ये 1800 ईस्वी में हुआ, ऐसे ही 1857 की क्रांति, तो वो एक लैंडमार्क बन गया। ठीक है, और सबसे आखिरी में जो हमारा तेभागा आंदोलन हुआ जो कि 1946-47 में हुआ। तो इस तरीके से माइलस्टोन बनाते हुए चलिए, बहुत इजी हो जाएगा इन डेट्स को याद रखना। चलिए, चेरो विद्रोह की हमने बात करी, 1800 में हुआ। इसके बाद वेल्लूर का जो सिपाही विद्रोह हुआ ये 1806 में हुआ। पागलपंथी विद्रोह की बात करें 1813 में। बघेरा विद्रोह की बात करें 1818 में। भील विद्रोह की बात करें सो 1818 से लेके 31 के बीच में। कराची आंदोलन की बात करें 1818 में ये स्टार्ट हुआ और 1862 तक ये चला है। इसके बाद कच्छ का एक विद्रोह हुआ, ये 1819 में स्टार्ट हुआ और 31 तक चला। हो विद्रोह ये बिहार में हुआ, 1820 में स्टार्ट हुआ और 21 में ये फिनिश हुआ। बैरकपुर के विद्रोह की बात करें नवंबर 1824 में ये हुआ। अहोम विद्रोह की बात करें ये असम में हुआ 1828 में। कोल विद्रोह की बात करें 1831 से लेकर 32 के बीच में। वही भूमिज विद्रोह की बात करें ये मानभूम क्षेत्र झारखंड में हुआ और ये एक आदिवासी विद्रोह था, 1832 में स्टार्ट हुआ और 33 तक चला।
कूका आंदोलन पंजाब का है, सिख धार्मिक आंदोलन रहा, 1840 में स्टार्ट होकर 72 तक ये कैरी ऑन रहा। इसके बाद गडकरी विद्रोह की बात करें 1844 में ये हुआ। होंद जनजाति का विद्रोह इसकी बात करें तो 1845 से लेके 1855 के बीच में ये खोंद जनजाति विद्रोह हुआ। इसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट है, संथाल विद्रोह, इसको जरूर याद रखिएगा, सेवरल टाइम्स एग्जामिनेशन में पूछा गया है 1855-56 में। इसके जस्ट बाद आपका 1857 की क्रांति होती है। तो इस तरीके से एक माइलस्टोन बनाकर आप जब याद करोगे, मतलब एक अपने उसमें पॉइंट बना लोगे कि हाँ यहाँ पे ये वाला विद्रोह हुआ तो इससे पहले कौन सा हुआ, इसके बाद कौन सा हुआ, सो वो थोड़ा सा यहाँ पर आपको इजी हो जाएगा चीजों को याद रखना। बहरामपुर के विद्रोह की बात करें, ये हुआ आपका फरवरी 1857 में। नील विद्रोह की बात करें बंगाल में हुआ 1859 से 60 के बीच में। इसके बाद एक नील आयोग बना इस नील विद्रोह को शांत कराने के लिए, ये बना आपका मार्च 1860 में। जयंतिया विद्रोह की बात करें 1860 से 63 के बीच में। फिर पावना विद्रोह की बात करें बंगाल में हुआ और ये किसान विद्रोह था 1873 से लेकर 76 तक। खैरवार ये एक आदिवासी आंदोलन था जो कि आपका 1874 में हुआ था। इसके बाद दक्कन कृषक दंगों की बात करें तो इसका जो मेन रीजन था जो दक्कन कृषक दंगों का, वो था कि यहाँ पर जो अकाल था, अकाल की वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, मौतें हो रही थी बहुत, ऊपर से जो महाजन थे वो ऊंची ब्याज दर वसूल कर रहे थे, उस वजह से ये 1875 में ये दंगे भड़के थे। इसके बाद रंपा विद्रोह की बात करें तो ये आपका गोदावरी जिला आंध्र प्रदेश में ये हुआ 1879-80 के बीच में। बिरसा मुंडा विद्रोह की बात करें तो ये 1899-1900 के बीच में हुआ, बिहार में हुआ और एक आदिवासी विद्रोह था। ताना भगत आंदोलन की बात करें छोटा नागपुर क्षेत्र में ये हुआ और आदिवासी आंदोलन था जो कि 1914 में ये हुआ। कुकी विद्रोह मणिपुर में हुआ, त्रिपुरा में हुआ और ये एक आदिवासी विद्रोह था 1917 से लेके 1919 तक, यानी कि 1917 से लेके 1919 के बीच में ये विद्रोह हुआ। इसके बाद नेक्स्ट बात करें मोपला विद्रोह की, मालाबार केरला में ये हुआ और 1921 में ये हुआ। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका एका आंदोलन। एका आंदोलन कहां पर हुआ? अवध में। अब देखो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका यूपी स्पेसिफिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले पूछा भी जा चुका है। सो एका आंदोलन जो अवध का है ये कब हुआ? आपका 1921-22 में। वहीं तेभागा आंदोलन ये बंगाल में किसान आंदोलन था, ये 1946 से 47। तो ये एक पूरा यहाँ पर समराइज्ड वर्जन है जिसमें हमने अलग अलग विद्रोह और आंदोलन के बारे में बात करी और वो कौन सी तिथि में हुए उसको हमने देख लिया। आइए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, एक एक करके इन सारे जो विद्रोह थे, जो आंदोलन थे, इनको कवर अप करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं सन्यासी विद्रोह की। 1763 में ये स्टार्ट हुआ और 1800 तक ये चला, यानी कि 1763 से लेके 1800 ईस्वी तक। इसके ऊपर एक उपन्यास लिखा गया जिसका नाम था आनंद मठ और इसके रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी। ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने वंदे मातरम गीत को लिखा। 1896 में पहली बार कलकत्ता सेशन में इस गीत को गाया गया। ये तीनों ही पॉइंट इसके बारे में इंपॉर्टेंट है कि सन्यासी विद्रोह के बारे में जो पता चलता है वो आनंदमठ उपन्यास से पता चलता है, वो या फिर हम कहें तो आनंदमठ जो उपन्यास था वो बेस था सन्यासी विद्रोह पे। ठीक है, रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने जो वंदे मातरम गीत था इस गीत को लिखा और पहली बार ये गीत कांग्रेस का जो सेशन हुआ कलकत्ता में 1896 में उसको इसने गाया गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज जरूर याद रखिएगा, जब हम बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करें तो इन्हीं को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है और ये पहले स्नातक थे। इनके साथ में जदुनाथ बोस भी थे। ये दोनों ही लोग पहले स्नातक थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनका जो लास्ट उपन्यास था, आखिरी उपन्यास या फिर लास्ट नॉवेल, वो था सीताराम और ये 1886 में प्रकाशित हुआ था। सो ये कुछ बातें हैं बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर चट्टोपाध्याय के बारे में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चुआरों का विद्रोह। ये 1768 में ये विद्रोह घटित हुआ और अंग्रेजी शासन के अगेंस्ट था। ऑब्वियस सी बात है, उस टाइम पर जितने भी विद्रोह हो रहे थे बेसिकली वो अंग्रेजी शासन के अगेंस्ट ही थे, क्योंकि अंग्रेजी शासन ने ही कई बार क्या था, जो जमींदार थे, ठीक है, उनको इतना राइट दे दिया था कि वो एक्सेसिवली एक्सप्लॉइट कर रहे थे किसानों को, आदिवासियों को।
ठीक है। सो यहाँ पर ये जो था ये डायरेक्टली अंग्रेजी शासन के अगेंस्ट था। मिदनापुर जो कि वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां की एक आदिम जाति यानी कि चुआर लोग, ठीक है, इन्होंने भूमि कर और अकाल के कारण जो उत्पन्न हुई थी आर्थिक संकट, इससे प्रभावित होकर यह विद्रोह किया था। यानी कि एक तो पहले से ही अकाल से बुरी तरीके से जीवन प्रभावित था, ऊपर से ये जो कर वसूला जा रहा था उस कर से बहुत ज्यादा परेशान हो गए, और आखिरी में यही लगा उन्हें कि भैया अगर विद्रोह अभी नहीं किया तो फिर चीजें बदलने वाली नहीं है। इसी वजह से 1768 में 1768 में चुआरों का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट बात करें कोली विद्रोह की, ये 1784 में स्टार्ट हुआ और 85 तक चला। कहां पर हुआ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक कोली जनजाति है, ठीक है, एक संताल जनजाति है। इन जनजातियों के द्वारा इस विद्रोह को किया गया, और ये संताल जनजाति है, इसके जो तिलका माझी थे वो इसके मेन लीडर थे। तो तिलका माझी को यहाँ पर याद रखना है जब हम कोली विद्रोह की बात कर रहे हैं, जो कि 84 में स्टार्ट हुआ, 84-85 में। सो उसका जो नेतृत्व किया वो तिलका माझी ने किया। नेक्स्ट बात करते हैं वेलू थम्पी का विद्रोह। अब सबसे पहले विद्रोह का रीजन क्या था? 1805 में वेलेजली ने ट्रावणकोर, जो कि केरला में है, उसके महाराजा को सहायक संधि करने के लिए विवश किया। महाराजा जो थे वो संधि की शर्तों से खुश नहीं थे, और इसलिए उसने सहायक संधि संबंधी कर जो था उसको देने में आनाकानी की। अंग्रेज रेजिडेंट जो था उसका व्यवहार भी बहुत ही गलत था, और इसी के फलस्वरूप दीवान वेलुथम्पी इन्होंने विद्रोह कर दिया। कौन सी बटालियन थी जिसने इस विद्रोह का साथ दिया था? तो वो थी आपकी नायर बटालियन। नायर बटालियन जो थी वो इसने सपोर्ट किया था वेलुथम्पी के विद्रोह को, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बात करते हैं वेल्लूर का जो सिपाही विद्रोह हुआ, ये 1806 में यानी कि 1806 में हुआ, और इस विद्रोह के दौरान मैसूर के राजा का झंडा विद्रोहियों ने फहरा दिया था। रीजन क्या था? रीजन था सैनिकों के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया जा रहा था, जिस वजह से सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया वेल्लूर में। उस टाइम पर गवर्नर जनरल की बात करें, सर जॉर्ज बार्लो, ये उस टाइम पर गवर्नर जनरल थे। 1805 से लेकर 7 तक इनका कार्यकाल रहा। इसके बाद पागलपंथी विद्रोह की बात करें, 1813 में ये हुआ। और अगर हम पागलपंथ की बात करें तो ये अपने आप में एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, और ये विद्रोह गारो जनजाति से संबंधित था। प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी बंगाल इससे प्रभावित रहा था। आगे बढ़ते हैं। अब इसके जो प्रमुख प्रवर्तक रहे, ठीक है, पागलपंथी विद्रोह के, तो इसके जो प्रवर्तक थे वो थे आपके करमशाह, पागलपंथ के, ठीक है। पागलपंथ के जो आपके प्रवर्तक थे उनका नाम क्या था? करमशाह। और करमशाह के जो पुत्र थे या फिर इनके जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम था टीटू। टीटू जो थे ये धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे, और इसने जो था जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध इस आंदोलन को किया था। 1825 में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया और राजा बन गया। उसने अपने शासन को चलाने के लिए एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर को अपॉइंट किया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। खूंद जनजाति का जो विद्रोह हुआ ये आपका 1845 से लेकर 55 तक चला था। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे उनका नाम था चक्र विश्नोई। अब ये जो चक्र विसोई थे या फिर चक्र विश्नोई थे, इन्होंने इसको पूरा लीड करा इस विद्रोह को। और अगर हम बात करें खूंद जनजाति का क्षेत्र कौन सा है, तो तमिलनाडु से लेके बंगाल और मध्य भारत तक ये जो पहाड़ी क्षेत्र फैला हुआ है उसमें ये रहते थे। अंग्रेजों के अगेंस्ट क्यों इन्होंने इस विद्रोह को किया? तो अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित करी थी जिसके ये विरुद्ध थे खूंद, ठीक है। अब ब्रिटिश सरकार जो थी ये मानव बलि या फिर मरीहा को प्रतिबंधित करने का प्रयास कर रही थी, ये एक कारण था। अंग्रेजों द्वारा नए कर लगाए गए थे, ये भी एक रीजन था। और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों और साहूकारों का प्रवेश, जिसकी वजह से आदिवासियों को बहुत ज्यादा कष्ट झेलना पड़ रहा था। तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से खून जनजाति ने विद्रोह कर दिया। 1855 में जब चक्र विश्नोई लुप्त हो गए, मतलब गायब हो गए, तो उसके बाद ये आंदोलन अपने आप ही समाप्त हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं फराजी आंदोलन की। 1818 से स्टार्ट हुआ और 1862 तक ये चला है। इसके प्रमुख नेता हाजी शरीयतुल्ला और दद्दू मियां, ये इसके दो प्रमुख नेता रहे हैं। कार्यक्षेत्र की बात करें पूर्वी बंगाल में ये हुआ। उद्देश्य क्या था? मुसलमानों के बीच मौजूद
सामाजिक नवाचारों या गैर इस्लामी प्रथाओं का उन्मूलन करना, मतलब जो इस्लाम के अगेंस्ट है उन प्रथाओं को समाप्त किया जाए और मुसलमान के रूप में कर्तव्यों के प्रति उनका ध्यान आकर्षित किया जाए। इस पर्पस के साथ फराजी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा जो चलाया गया संप्रदाय था उसके अनुयायी थे, और ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दद्दू मियाँ की बात करें या दूदू मियाँ की बात करें, इन्होंने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई थी। 1840 के बाद की स्थिति की बात करें तो 1840 के बाद दूदू मियाँ के नेतृत्व में यह आंदोलन क्रांतिकारी बन गया या फिर क्रांतिकारी आंदोलन बन गया। उन्होंने आंदोलन को गांव से लेकर प्रांत तक हर स्तर पर एक खलीफा या अधिकृत डिप्टी के साथ संगठनात्मक प्रणाली प्रदान करी, यानी कि इन्होंने गांव की बात करें तो गांव में भी एक खलीफा या फिर अधिकृत डिप्टी को वहां पर नियुक्त किया। इसी तरीके से प्रांतों में भी किया और पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर दिया। ठीक है। फराजी की बात करें तो इन्होंने जमींदारों से लड़ने के लिए क्लबों से लैस एक अर्धसैनिक बल का भी गठन किया था, और इसमें ज्यादातर हिंदू थे। हालांकि जो नील की खेती करने वाले थे उसके अलावा कुछ मुसलमान जमींदार भी इसमें शामिल हुए थे। दूदू मियाँ ने अपने अनुयायियों से किराया नहीं लेने को कहा था। इन्होंने बोला था कि जो आप हमें फॉलो करते हैं वो किराया लेना बंद कर दें। संगठन ने अपने खुद की कानूनी अदालत भी स्टैब्लिश की थी। दूदू मियाँ को कई बार गिरफ्तार किया गया और फाइनली 1847 में उनकी गिरफ्तारी ने इस आंदोलन को कमजोर कर दिया। 1862 की बात करें तो इसमें दूदू मियाँ की मौत हो जाती है, और उसके बाद यह आंदोलन बिना राजनीतिक प्रभाव के केवल एक धार्मिक आंदोलन बनकर रह गया। और फाइनली ये जो आंदोलन था, इस संप्रदाय के जो बहावी दल था, मतलब इस संप्रदाय के जो अनुयायी थे, ये बहावी दल में जाकर शामिल हो गए। इसके बाद अगले आंदोलन की बात करते हैं, वो है आपका बघेरा विद्रोह, जो कि 1818 में स्टार्ट हुआ और 19 तक चला। ये अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया विद्रोह था। इसके केंद्र की बात करें बड़ौदा में ये हुआ था। विद्रोह का जो रीजन था वो ये था कि बड़ौदा के जो गायकवाड़ थे, इन्होंने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयास किया था, यानी कि एक्सप्लॉइट कर रहे थे, और ज्यादा कर ले लो, मतलब जीने नहीं देंगे टाइप, इस तरीके से इनकी हरकतें थी, जिसकी वजह से बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है। विद्रोह का अंत कब होता है? 1820 के लगभग। इसके बाद आगे बात करते हैं भील विद्रोह की, जो कि 1818 में स्टार्ट हुआ और 31 तक चला। अब इसका जो प्रभाव क्षेत्र था वो क्या क्या था आपका? पश्चिमी तट का जो खानदेश क्षेत्र है जो कि महाराष्ट्र का है, इसके अलावा मध्य प्रदेश का कुछ इलाका भी इस विद्रोह के प्रभाव क्षेत्र में था। इसके अतिरिक्त 19वीं और 20वीं शताब्दी में राजस्थान में भी भील विद्रोह हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता की बात करें या फिर लीड किसने करा, तो वो थे आपके सेवरम। ठीक है। इन्होंने इसको लीड किया था 1825 में। अब इस विद्रोह का कारण क्या था? पहला, कृषि संबंधी कष्ट और नई सरकार का भय। ठीक है, ये इसके मेन रीजन थे। कृषि संबंधी कष्ट मतलब कहीं पानी नहीं बरस रहा, अकाल आ जा रहा है, कोई फैसिलिटी नहीं है, ऊपर से टैक्स तो देना ही पड़ रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय और उसके जो प्रतिनिधि थे त्र्यंबक जी उन दंगालिया, उनके द्वारा समर्थित मानती थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का मानना था इस विद्रोह के बारे में। अंत की बात करें तो फाइनली ब्रिटिश सेना ने काफी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचल दिया। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बहावी आंदोलन की, जो कि 1820 की शुरुआत में स्टार्ट हुआ। अब ये 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 5वें दशक तक चलता रहा। जब हम 19वीं शताब्दी की बात करें दैट मीन्स हम 1801 से लेकर 1899 की बात कर रहे हैं। ये हो गई आपकी 19वीं शताब्दी। ठीक है। विद्रोह के केंद्र की बात करें पटना, काबुल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत, ये इसके क्षेत्र थे बहावी आंदोलन के। भारत में इस विद्रोह के प्रवर्तक की बात करें सैयद अहमद बरेलवी, जो कि रायबरेली के थे, ये इसके प्रवर्तक रहे थे। आगे बात करें इसमें सैयद अहमद बरेलवी की, तो ये अरब के अब्दुल बहाव से प्रभावित हुए, परंतु अधिक प्रभाव इन पर दिल्ली के जो संत थे शाह वलीउल्लाह उनका था। ठीक है। तो सैयद अहमद बरेलवी एग्जैक्टली किससे ज्यादा इन्फ्लुएंस थे? वो थे आपके शाह वलीउल्लाह से, जो कि एक संत थे दिल्ली के। इन्हीं के कारण इस विद्रोह का जो फैलाव था वो काबुल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश में भी हुआ।
सैयद अहमद इनकी महत्वाकांक्षा पंजाब में सिखों और बंगाल में अंग्रेजों को हटाकर मुस्लिम सत्ता को बहाल करना था। ये चाहते थे सैयद अहमद बरेलवी। कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 में पेशावर पर कब्जा भी कर लिया और अपने नाम के सिक्के डलवाए, किंतु अगले ही वर्ष बालाकोट की लड़ाई हुई, उस लड़ाई में ये मारे गए, सैयद अहमद बरेलवी। जब इनकी मौत हो जाती है उसके बाद आंदोलन की स्थिति क्या रही? अब जो नेतृत्व था वो मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला इन लोगों ने संभाल लिया। ये मतलब अगली कड़ी के ये लीडर थे और इस आंदोलन का केंद्र अब क्या बन गया? पटना बन गया। पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत और बंबई में भी इस आंदोलन की शाखाएं स्थापित की गई। 1857 के विद्रोह में बहावियों ने अंग्रेजी या फिर अंग्रेज विरोधी भावनाओं का प्रचार खूब बढ़ चढ़ कर किया और इन्होंने 1857 की क्रांति में मतलब उनके अगेंस्ट काम करा। इसके बाद फौज या फिर हो विद्रोह की बात करें 1820 से लेकर 21 तक चला। इसका जो केंद्र रहा वो संथाल परगना बिहार का रहा। इसके बाद रामोसी विद्रोह जो कि 1822 का था। इसके जो प्रमुख नेता हैं वो हैं आपके चितर सिंह और उमाजी। रामोसी ये जो जाति के लोग हैं ये आपके वेस्टर्न घाट में रहते थे। 1822 में चितर सिंह के नेतृत्व में ये जो विद्रोह था वो शुरू हुआ। इस विद्रोह का प्रभाव सतारा के आसपास का क्षेत्र रहा था। 1825-26 की बात करें तो भयंकर अकाल और अन्न के अभाव में इन्होंने उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। ठीक है, तो रामोसी इस तरीके से आपको याद रखना है। यहाँ पर एक रामोसी कृषक जत्थे की भी बात कर लेते हैं। इसके जो प्रमुख नेता थे ये वसुदेव बलवंत फड़के थे। बंबई प्रेसिडेंसी ये यहाँ पर ये लोग काम करते थे। रामोसी कृषक जत्था और वसुदेव इन्होंने रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल इसमें चेंज कर दिया, इसमें परिवर्तित कर दिया और रामोसी कृषक जत्थे की स्थापना इन्होंने की थी। इसके बाद आगे बात करते हैं बैरकपुर का विद्रोह जो कि आपका नवंबर 1824 में हुआ। अब ये जो विद्रोह था ये तब हुआ था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रथम एंग्लो बर्मा वॉर जो कि 1824 से 26 था इसको लड़ रही थी। उस टाइम पर यह विद्रोह हुआ था। इसके बाद अहोम विद्रोह की बात करें 1828 का है। नेतृत्वकर्ता गोमधर कुंवर रहे। इस विद्रोह का जो रीजन था वो बर्मा युद्ध के बाद कंपनी द्वारा अहोम के अभिजात वर्ग को उनका क्षेत्र वापस नहीं करना था। अंततः विवश होकर कंपनी ने समझौता कर लिया और फाइनली उत्तरी असम के प्रदेश जो थे वो महाराजा पुरंदर सिंह को सौंप दिए गए। यानी कि हुआ ये कि जब एंग्लो बर्मा वॉर हुआ था तो वहां पर सपोर्ट किया गया था अहोम के द्वारा, लेकिन बाद में जो ये एक बात कही गई थी कि आपका जो क्षेत्र आपको वापस कर दिया जाएगा। जो अभिजात वर्ग था यानी कि जो टॉप लीडर्स थे वहां के, बट वो किया नहीं गया जिसकी वजह से ये विद्रोह किया गया। ठीक है, और उसके बाद फाइनली ये तैयार हो गए अंग्रेज और उन्होंने महाराजा जो पुरंदर सिंह थे उनको असम का जो प्रदेश था वो वापस कर दिया। इसके बाद कोल विद्रोह की बात करें 1831 से 32 के बीच में विद्रोह का जो केंद्र रहा वो छोटा नागपुर क्षेत्र, सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग और मानभूम क्षेत्र ये इसका एरिया रहा था जहां पर ये विद्रोह हुआ था। इसके नेता की बात करें बुद्धू या फिर बुद्धो भगत गंगा नारायण। बुद्धो भगत की मौत के बाद इन्होंने नेतृत्व संभाला था गंगा नारायण ने। इसका रीजन ये था कि जमींदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ा दिया गया था, बहुत ज्यादा भूमि कर ले रहे थे और ये जो विद्रोह था ये रुक रुक कर 1848 तक चलता रहा और उसके बाद जो था अंग्रेजों ने इसे पूरी तरीके से कुचल दिया। इसके बाद नेक्स्ट आंदोलन की बात करें, इसका नाम है आपका भूमिज विद्रोह जो कि 1832-33 के बीच में घटित हुआ और ये विद्रोह जो था मानभूम क्षेत्र में गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था। इसके बाद कूका आंदोलन की बात करें तो ये बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में स्टार्ट हुए लेकिन बाद में ये तो राजनीतिक आंदोलन में चेंज हो गए और सामान्य उद्देश्य था कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर फेंकना है। अब आंदोलन का जो क्षेत्र रहा वो पश्चिमी पंजाब रहा। आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में हुई। नेतृत्वकर्ता की बात करें भगत जवाहर मल, इनको सियान साहब के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने लीड किया इस आंदोलन को। उसके बाद जो अगले कड़ी के इसमें नेता आए वो थे आपके राम सिंह।
उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि सिख धर्म में जो प्रचलित बुराइयां हैं और जो अंधविश्वास हैं इसको दूर किया जाए। 1872 में इस आंदोलन के नेता जो राम सिंह थे इनको रंगून निर्वासित कर दिया गया और वहीं पर इनकी 1885 में डेथ हो जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गडकरी विद्रोह की, जो कि 1844 में हुआ। गडकरी लोग एग्जैक्टली थे कौन? तो ये मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। विद्रोह के क्षेत्र की बात करें, कोल्हापुर रहा। विद्रोह के प्रमुख कारण इसमें भू राजस्व की वसूली यानी कि जो टैक्स लिया जा रहा था वो। दूसरा, मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किया जाना, मतलब नौकरी से ही निकाल दिया। तीसरा, गडकरी लोग जमीनों की मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के भी अगेंस्ट थे, मतलब इनकी जमीन इनको नहीं मिल रही थी और किसी और को इनके अंडर कर दिया गया था, मतलब इनको किसी और के अंडर कर दिया गया। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो विद्रोह है वो है आपका संथाल विद्रोह, जो कि 1855 से 56 के बीच में हुआ। इसके जो नेतृत्व करता रहे सीदो, कान्हू, चांद और भैरव, ये चार भाई थे। विद्रोह के क्षेत्र की बात करें, भागलपुर से राजमहल के बीच का जो क्षेत्र है इसको दमन एक कोह भी बोला जाता है। इस पूरे क्षेत्र में संथाल विद्रोह हुआ। विद्रोह के रीजन की बात करें तो ये जो विद्रोह था ये मूलतः धार्मिक कारणों से हुआ। साहूकारों तथा औपनिवेशिक प्रशासक दोनों ही संथालों का शोषण कर रहे थे। आगे बात करते हैं, दीकू जिनको बोला जाता था बाहरी लोग और जो व्यापारी थे, इन्होंने संथालों द्वारा किए गए संथालों द्वारा लिए गए ऋणों पर 50 से 500% तक ब्याज वसूल करा। मतलब किसी ने अगर 10 रुपए लिए हैं तो उससे 50% से लेके 500% तक ब्याज उससे लिया जा रहा था। इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। अच्छा, ये जो विद्रोह था इसका अंत कैसे हुआ? तो ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने इस विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया उसमें थे आपके मेजर बारो। इनको जो था पीर पैंती, एक मैदान था पीर पैंती का, वहां पर संथालों ने हरा दिया था। बाद में विद्रोह का जो दमन था वो जो कैप्टन अलेक्जेंडर थे इन्होंने किया। दूसरे थे एक ब्राउन, ये भागलपुर के कमिश्नर थे, और मेजर जनरल लॉयड, इन्होंने पूरी तरीके से मतलब पूरी क्रूरता के साथ में इस विद्रोह का दमन किया। गोड्डा जो कि आपका आज की डेट में झारखंड राज्य के अंतर्गत संथाल परगना में आता है। अब यहाँ पर गोक्को गोक्को यहाँ की एक महत्वपूर्ण नेता रहे थे और महाजन दीनदयाल राय भी शोषणकर्ताओं में शामिल थे। तो इनका नाम भी आप यहाँ पर याद रख सकते हो। महाजन थे एक दीनदयाल राय, एक यहाँ पर लीडर रहे थे जो संथालों की तरफ से लड़े थे, वो थे आपके गोक्का। ठीक है, इसके बाद परिणाम की बात करें तो अंग्रेज सरकार से अलग संथाल परगना की मांग को स्वीकार कर लिया गया। फाइनली अंग्रेज सरकार ने बोला कि ठीक है, चलो एक संथाल परगना जो है अलग से बना दिया जाएगा। 1855 ईस्वी में भागलपुर और वीरभूम का बंटवारा कर संथाल परगना जिला बनाया गया। किसी संथाल आदिवासी का गैर संथाल को भूमि आंतरण जो था वो गैर कानूनी कर दिया गया, यानी कि कोई संथाल आदिवासी ऐसा नहीं कर सकता कि वो अपनी भूमि किसी गैर संथाल को हस्तांतरित कर सके। संथाल परगने की बात करें तो ये जो परगना है, क्षेत्र है, ये अति प्राचीन काल में नरीखंड इसको बोला जाता था। क्या बोला जाता था? नरीखंड। और भविष्य पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है, बौद्ध साहित्य में इसको कंजला, ठीक है, ये बोला गया है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं नील विद्रोह की, जो कि 1859 में हुआ और 60 तक चला। भारत में नील की खेती करने के जो अलग अलग चरण थे उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, इसके फलस्वरूप भारत में कपास का उत्पादन और नील की खेती को बढ़ावा दिया गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपीय देशों में कृत्रिम रंगों का निर्माण हो गया और उस वजह से जो भारतीय नील था वो अंतरराष्ट्रीय बाजार से ऑलमोस्ट बाहर हो गया। विद्रोह के केंद्र की बात करें सो गोविंदपुर गांव जो कि नादिया जिला बंगाल में है, यहां से ये नील आंदोलन स्टार्ट हुआ। 1860 तक नादिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा और दिनाजपुर ये वो क्षेत्र थे जहां पर ये फैल गया नील आंदोलन। इसके प्रमुख नेता की बात करें, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये इसके प्रमुख नेता रहे हैं। विद्रोह के कारण की बात करें सो जो किसान चावल की खेती करते थे उनसे बोला गया कि नहीं, अब तुम जो है नील की खेती करोगे। किसने बोला? जो यूरोपीय बागान मालिक थे, इन्होंने बोला कि नहीं, नील की खेती करोगे, करना तो आपको पड़ेगा ही। अगर वो नहीं मानते थे तो उनका शोषण किया जाता था, शारीरिक और आर्थिक दोनों तरीके से। अच्छा, विद्रोह के समर्थक की बात करें कि नील
आंदोलन का समर्थन किसने करा, तो बंगाल का जो बुद्धिजीवी वर्ग था वो इसके साथ खड़ा हुआ था। अखबारों में उन्होंने अलग अलग आर्टिकल्स लिखे और जनसभाएं करी, जिसके माध्यम से इस विद्रोह का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। अब इसमें हिंदू पैट्रियट इसके संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी, इन्होंने समर्थन किया था नील आंदोलन का। दूसरे दीन बंधु मित्र की बात करें, इन्होंने एक नाटक लिखा नील दर्पण, जो इसी पर बेस्ड था। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पावना विद्रोह की, जो कि 1873 से 76 के बीच में रहा। पूर्वी बंगाल के बड़े हिस्से में जमींदार गरीब किसानों से अक्सर बढ़ाए गए लगान और भूमि करों की जबरदस्ती वसूली करते थे। नहीं होगा तब भी तुम्हें देना पड़ेगा, मारपीट के लूटपाट करते थे, एक तरीके से ये समझिए। 1859 की बात करें, अधिनियम 10, इसके तहत किसानों को अपनी भूमि पर अभियोग के अधिकार, ऑक्युपेंसी राइट, इससे भी रोक दिया गया। मई 1873 में पटना, जो कि पूर्वी बंगाल में उस समय था, वहां के पावना जिले के यूसुफ शाही परगना में एक कृषि लीग का गठन किया गया था। इसके द्वारा हड़तालें आयोजित की गईं, धन जुटाया गया और इससे संघर्ष जो था पूरे पटना, पूर्वी बंगाल के जो दूसरे जिले थे उसमें फैल गया। ये जो आंदोलन था ये मेनली एक कानूनी लड़ाई थी, लेकिन कुछ जगह हिंसा भी इसमें हुई थी। अब ये जो लड़ाई थी ये 1885 तक जारी रही, लेकिन जब सरकार ने बंगाल काश्तकारी अधिनियम या फिर बंगाल टेनेंसी एक्ट, इसके द्वारा अभियोग अधिकारों में वृद्धि कर दी गई, तब यह आंदोलन अपने आप ही खत्म हो गया। इस संघर्ष को बंकिम चंद्र चटर्जी, आरसी दत्त और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनके नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का समर्थन भी प्राप्त था। चलो इसके बाद आगे बात करते हैं मुंडा विद्रोह की, क्योंकि आपका 1899 से लेके 1900 के बीच में हुआ था। अब ये जो मुंडा विद्रोह था, इसकी बात करें तो मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरकार 30 वर्षों तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। इनका ये विद्रोह सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। नेतृत्वकर्ता की बात करें, बिरसा मुंडा। अच्छा, बिरसा मुंडा बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, जरूर याद रखिएगा। 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान का दूत ये घोषित किया। मुंडा विद्रोह को उल गुलान या फिर महान हलचल, इसके नाम से भी जाना गया है। मुंडों की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली जो भूमि व्यवस्था थी, उसको खुंटकट्टी या मुंडारी के जमींदारों या व्यक्तित्व भू स्वामित्व वाली जो भूमि व्यवस्था थी, उसमें परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई। ठीक है, यानी कि ये सामूहिक खेती करते थे और सामूहिक खेती की जो इनकी व्यवस्था थी, उससे इन्हें कहाँ लेके गया गया कि भू स्वामित्व या फिर जमींदारी या फिर व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में इसको चेंज किया गया, जिसकी वजह से नाराज हुआ और विद्रोह कर दिया। आगे बात करें, कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन के रूप में तब्दील कर दिया और इनको जो है जगत पिता या फिर धरती आबा, जो बिरसा मुंडा है, इनको जगत पिता या फिर धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कहा था कि डीकुओं, जो कि गैर आदिवासी हैं, इससे हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। ये चीज इन्होंने बोली थी। 3 मार्च 1900 इसमें चक्रधरपुर के जाम को पई जंगल में सोते समय बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को जेल में इनकी डेथ हो गई बीमारी से। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक रहा था। बिरसा ने अनेक देवताओं, बोंगा, इनकी पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर या फिर जो सिंह बोंगा है, इनकी पूजा करने का आह्वान किया। इसके बाद अगले आंदोलन की बात करते हैं, लसोडिया आंदोलन। ये गोविंदपुर जो राजस्थान में ये हुआ था, लसोडिया आंदोलन। इसको जो है इनके प्रवर्तक के रूप में देखा जाता है गोविंद गुरु को। इसके बाद ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ। ये जो आंदोलन था उरांव आदिवासियों के द्वारा किया गया। इसका जो क्षेत्र रहा वो छोटा नागपुर क्षेत्र रहा। नेतृत्व करता थे वो थे आपके जतरा भगत, बलराम भगत और देवमेनिया भगत। इसके बाद अगले आंदोलन की बात करें विद्रोह की, तो वो है आपका कुकी विद्रोह। 1917 से लेकर 19 तक ये रहा था। मणिपुर त्रिपुरा में ये हुआ और ये जो विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ श्रमिक वाहिनी योजना के तहत श्रमिक भर्ती अभियान के विरुद्ध किया गया था, जिसमें श्रमिकों की भर्ती की जा रही थी और ये आंदोलन मार्च 1919 तक चला।
नेक्स्ट बात करते हैं एका आंदोलन, जो कि आपका 1921 से लेके 22 के बीच में रहा। इसका प्रारंभ हरदोई, बहराइच, सीतापुर इन डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। किसानों ने इसको किया था, इस विद्रोह को। और इस आंदोलन का जो मुख्य मुद्दा था वो निर्धारित लगान से 50% ज्यादा लगान वसूलना, उसकी वजह से ये विद्रोह किया गया। नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे आपके मदारी पासी, और ये पिछड़ी जाति के थे। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मोपला विद्रोह 1921 की। सो मुसलमान पट्टेदार का नामदार जिनको बोला जाता था, और खेतीहरों जिनको वैरम पट्टिमदार को बोला जाता था, ये जो थे मोपला कहते थे। ठीक है, सो मुसलमान पट्टेदार और खेतीहरों को मोपला कहा जाता था। और यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे, और जमींदार जो थे वो ज्यादातर हिंदू थे। विद्रोह के क्षेत्र की बात करें, आदिवासी मालाबार क्षेत्र केरला का। रीजन क्या था, ये आंदोलन जमींदारों, जो हिंदुओं की ऊंची जातियां नंबूदारी तथा नायर जातीय, वहां से ये जमींदार हुआ करते थे। या तो ये नंबूदारी जाति के होते थे जो ऊंची जाति थी, या फिर ये नायर जाति के, ये शोषण करते थे। उस शोषण के अगेंस्ट ये था। जो अंग्रेज थे उनकी खिलाफत विरोधी नीतियां, वो भी एक कारण था। महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना आजाद ऐसे नेता थे जिन्होंने इस आंदोलन को सपोर्ट किया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, विद्रोह के क्षेत्र की बात करते हैं। तो आंध्र प्रदेश का जो गोदावरी जिला है उसके उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र, ये इसका मेन एरिया रहा था विद्रोह का रीजन क्या था, साहूकार के शोषण और वन कानूनों के अगेंस्ट था ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तेभागा आंदोलन की। 1946-47 में ये घटित हुआ। बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन है ये, और इसके तहत किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर 1/3 करने हेतु संघर्ष किया था। किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया ये जो आंदोलन था, जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। इस आंदोलन का महत्वपूर्ण जो कृषक नेता थे कंपाराम सिंह और भुवन सिंह थे। ठीक है, सो इसके जो लीडर थे वो कौन थे आपके, कंपाराम सिंह और भुवन सिंह। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं ठक्कर बापा की। अब ये जो ठक्कर बापा थे, इन्होंने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने जनजातियों को आदिवासी बोला था, और ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव रहे थे। 1933-34 के दौरान महात्मा गांधी के साथ हरिजनों की दशा देखने जानने के लिए भारत भ्रमण पर गए थे, और ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य भी रहे थे। नेक्स्ट नाम है आपका जदुनांग या फिर जोड़ानांग। इनकी बात करें तो ये महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता थे। ये मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने रानी गांडेलियू सहित अपने विश्वास पात्र अनुयायियों की सहायता से सामाजिक और धार्मिक सुधार कार्य किए थे। अगला नाम है आपका सुरेंद्र साई का। ये संबलपुर की गद्दी के दावेदार थे। संबलपुर में ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया, और 1862 में इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। अगला नाम है नारायण मेघाजी लोखंडे, जो कि 1848 से और 97 तक रहे, मतलब ये इनका जीवन काल है। ये भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। 19वीं शताब्दी में कपड़ा मिल में काम करने वाले कामगारों की परिस्थितियों में सुधार किए, तथा जाति और सांप्रदायिक मुद्दों पर भी काम इन्होंने किया था। इसके बाद सबसे आखिरी हम बात करते हैं बंगाल काश्तकारी अधिनियम, जो कि 1885 का है। इसके द्वारा कृषकों को भूमि पर अधिकार स्पष्ट किया गया, जो पावना विद्रोह की प्रमुख मांग थी। इस आंदोलन की तीव्रता 1873-76 तक रही थी, जो हम पावना की बात कर रहे हैं, और उसके पश्चात ये केवल एक कानूनी विवाद रह गया। सो ये हमारा पूरा चैप्टर था जिसमें हमने अन्य जन आंदोलन के बारे में जाना। इस पीडीएफ के थ्रू आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हो, हर चीज यहाँ पर याद कर सकते हो, कौन सा जो आंदोलन था, विद्रोह था, कौन सी डेट में हुआ, हर एक चीज आप बहुत अच्छे से यहाँ पर कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा, वहां आपको प्रीवियस वीडियोस देखने को मिलेंगे। सो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।